कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन हो चुका है और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 60 क्वेश्चन, ताकि ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और कुछ चीज़ें और बचेंगी जिससे रिलेटेड वीडियोज नेक्स्ट में आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, कुछ 10-20 क्वेश्चंस और होंगे तो वो अपलोड कर दिया जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। वीडियोस अगर आसानी से नहीं मिले तो हमेशा क्या करना चाहिए, प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देख लेना चाहिए। कम प्लेलिस्ट रहता है, वो आसानी से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। द बिजनेस इन्वायरमेंट डायमेंशंस में हैव अ डैश इम्पैक्ट ऑन रनिंग बिजनेस। किसी भी चलते हुए व्यवसाय पर व्यावसायिक पर्यावरण का प्रभाव कैसा पड़ता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर नन लगा है, लेकिन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कुछ चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, बनारस की जो साड़ीज़ होती हैं वो कारीगर अपने हाथों से बनाते हैं, तो टेक्नोलॉजी पे चेंज हुआ तो उन पे क्या प्रभाव पड़ा? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसी कंपनीज जिनके पास कैपिटल बढ़िया है, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं और टेक्नोलॉजी के साथ चलती हैं, उन पे कैसा प्रभाव पड़ा? तो वो सकारात्मक है। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव इसका रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। वैधानिक वातावरण का कौन सा कारक नहीं है? द एक्ट पास बाई गवर्नमेंट, सरकार द्वारा पारित अधिनियम, डिसीजन टेकन बाई वेरियस कमीशंस, विभिन्न आयोगों द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं वो, और कोर्ट अगर कोई जजमेंट देती है, तो ये सब लीगल इन्वायरमेंट में आते हैं। लेकिन अगर देश के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात किया जाए, राजनीतिक स्थिरता की, तो ये किस में आता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, इसका नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण से आशय है। तो इसका मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड है, जो इकोनॉमी है, उनको ओपन कर देना। ओपन करने का मतलब क्या है कि अगर दूसरे देश के लोग भी हमारे यहाँ आकर के व्यापार करना चाहते हैं तो उनको लाइसेंस फ्री कर देना। वो जो बिना मतलब के रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनसे मुक्त कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन। एलपीजी कॉन्सेप्ट आया था 1991 में, उसी टाइम पे लाइसेंस राज को खत्म किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि लाइसेंस राज कौन से पॉलिसी से खत्म किया गया था? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन अ कंपनी टेकन ओवर अनदर कंपनी एंड क्लियरली बिकम्स द न्यू ओनर, द एक्शन इज कॉल्ड। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है और वो उसकी मालिक बन जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्विजिशन कहते हैं, अधिग्रहण कहते हैं। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिल करके किसी तीसरे कंपनी को बनाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्ट्रेटेजिक अलियांस का पार्ट रखते हैं कि वो एमलगमेशन हो सकता है, मर्जर हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, जहाँ पे कंपनी एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उनको एक साथ हम लोग कहते हैं रणनीतिक गठबंधन, स्ट्रेटेजिक अलियांस। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच एक्ट डज द गवर्नमेंट चेक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड। सरकार किस अधिनियम में प्रतिबंधात्मक व्यापार की जांच करती है? तो ये है एमआरटीपी एक्ट। ये कब बना था? 1969 में। और कब से इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी कि कब से लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1970 में। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो एमआरटीपी एक्ट खत्म हो चुका है। इसकी जगह पे एक एक्ट आया है, कॉम्पिटिशन एक्ट। ये है 2002 का कंपटीशन एक्ट। ये पूछ सकता है कि एमआरटीपी एक्ट की जगह पे कौन सा न्यू एक्ट आया है, तो वो है कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट कब बना था? तो 2002 में बना था। एमआरटीपी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या है कि जो एक अधिकारात्मक व्यापार किए जाते हैं उन पे रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। निम्नलिखित में से किसी निजी व्यापार क्षेत्र के लिए नहीं खोला गया है? तो वो है रेलवेज। बाकी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हो गए, एजुकेशन हो गया, पावर हो गया, ये सब ओपन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग दीज कैन बी कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। कौन सा निजीकरण के लिए सफलता की शर्त हो सकती है? मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन की मापनीयता, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड बैरियर्स टू एंटर द मार्केट। ये ऑल ऑफ द एबव होगा, सी नहीं, यहाँ पे डी होगा। जैसे क्या है कि जो प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि ऐसे जो संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में, उसको प्राइवेट को हैंड ओवर कर देना। तो इसके हम लोग सक्सेस को कैसे माप सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो प्रदर्शन की, उनके जो भी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको मेजर करते रहना, वो सही से ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करना, उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो उसके लिए कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे IBRD है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे ये सब बैंक्स किस लिए बने रहते हैं? ये सब इंस्टीट्यूशन जो कंपनीज़ हैं जो ग्रो कर रही हैं, चाहे जो इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, उनको हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। और बैरियर्स टू एंटर द मार्केट, और जो बाकी लोग हैं उनको रोकना ताकि वो एंटर ना कर सके मार्केट में, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ सके, तो उससे प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, विच अमंग दिस इज मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, इनमें से कौन सा एकाधिकार व्यापार व्यवहार है? मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट, सिर्फ एक उत्पाद को बनाना, सेलिंग ओनली वन प्रोडक्ट, केवल एक उत्पाद को बेचना, लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट, अनरीजनेबली लिमिटिंग कंडीशन। तो यहाँ पे मोनोपोली मार्केट वाला मत समझिएगा, यहाँ पे पूछा है कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस है, यानी कि इसको रोकना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए, बल्कि फिर भी बाजार में हो रहा है। तो कोई भी पर्सन है सिर्फ एक प्रोडक्ट को बनाए चाहे एक प्रोडक्ट को बेचे, इससे एकाधिकार व्यापार व्यवहार नहीं माना जाता है। एमआरटीपी एक्ट कहता है कि अगर आप बिना मतलब के किसी प्रतियोगिता को रोकते हैं अनुचित रूप से, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो मार्केट में ऑपरेट कर रही है, किसी और कंपनी को क्या करे, जैसे वो मार्केट में एंटर करने जा रहा है उनको खरीद ले रही है, उनको कॉम्पिटिशन करने का मौका ही नहीं दे रही है, तो ये सब क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस होते हैं, जिसके लिए कंपटीशन एक्ट और इसके पहले एमआरटीपी एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज फर्स्ट पास्ड इन, कौन से ईयर में सबसे पहली बार औद्योगिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये है 1948। अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट का पूछता है तो वो है 1956, लेकिन सबसे पहली बार कब बना था? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो रोक लगाए गए हैं, और जो फॉरेन ट्रेड पे रोक लगाए गए हैं, इन दोनों को हटाने का काम करता है। ग्लोबल मतलब क्या है कि पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लेना। ग्लोबलाइजेशन में बोला जाता है कि पूरी दुनिया हमारा मार्केट, हम जहाँ चाहे वहाँ पर जा करके व्यवसाय कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, लेजिस फेरे पॉलिसी इज एडॉप्टेड इन, हस्तक्षेप नीति किसमें अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें क्या होता है कि जैसे जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, उनके हाथ में रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन दिए जाते हैं कि आप देश में बिजनेस करिए, इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करिए। लेजिस फेरे का मतलब क्या है कि फ्री कर देना, उनमें बहुत ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं करना, गवर्नमेंट ये कम कर देती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर के एक साथ काम करती हैं, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो दोनों मिलकर के काम करते हैं, इकोनॉमी को डेवलप करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है? तो वो है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 53 है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट प्राइमरली इन द डैश सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारे देश में मुख्य रूप में किस में मौजूद है? तो सबसे अधिक ये एग्रीकल्चर में होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है कि जो हमें डायरेक्टली दिख तो नहीं रही होती है, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। जैसे कोई काम है जो 4 लोग मिल करके कर सकते हैं, लेकिन 8 लोग वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे माना जाएगा कि जो 4 लोग हैं वो क्या हैं, बेरोजगार हैं, क्योंकि वो काम तो 4 लोग से भी हो सकता था। कोई और काम अगर इन 4 को दिया जाता तो वहाँ पर इन्वॉल्व होकर के 8 लोग वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादातर होता है एग्रीकल्चर में कि एक फील्ड में उसको जो उसमें काम किया जाता है वो सारे काम 4 लोग मिल करके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 8 लोग 10 लोग मिल करके वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कोई काम नहीं होता है। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स गेट अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे कंपनी में क्या है, लोग मिल करके काम कर रहे हैं, उसकी जगह पे टेक्नोलॉजी को लेके आ गए जो कि ऑटोमेटिक है, वो खुद से काम कर सकती हैं, बस एक लोग लगेंगे उसको मशीन को ऑपरेट करने के लिए, बाकी सारा काम हो जाएगा। तो जहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ मिलकर के काम कर रहे थे, वहाँ पे एक मशीन और एक एम्प्लॉय मिलकर के काम खत्म कर दे रहे हैं, तो 9 लोग बेरोजगार हो गए। इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, द मीनिंग ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है? जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता। सीमांत उत्पादकता क्या होती है? एग्जाम्पल से समझिएगा, 2 लोग मिल करके 10 यूनिट बना रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं और 10 यूनिट उसमें प्रोडक्शन कर दे रहे हैं। तीसरा इंसान आया तो ये लोग 15 यूनिट बना रहे हैं, तो इस एक इंसान के बढ़ने की वजह से कितना यूनिट बढ़ गया? 5 यूनिट बढ़ गया। अगर चौथा इंसान आ जाए तो कितना हो जाएगा? 20 यूनिट हो जाए, यानी कि एक इंसान और बढ़ा तो प्रोडक्शन कितने यूनिट से बढ़ गया? 5 यूनिट से बढ़ गया। तो एक अतिरिक्त श्रम को लगाने की वजह से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग सीमांत उत्पादकता बोलते हैं।
अब हम लोगों ने देखा था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जहाँ पे 4 लोग मिलकर के काम कर सकते थे 8 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो वो बाकी 4 लोग अगर नहीं भी रहते तभी भी वो काम हो जाता। तो ये लोग अगर 2 लोग मिलकर के काम करें तभी 10 ही बन रहा है, 3 लोग मिलकर के काम करें तभी 10 बन रहा है, 4 लोग मिल रहे हैं तभी 10 बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी बननी चाहिए थी वो क्या है, शून्य है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाई, आर्थिक विकास शब्द का किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तो इन सबको मिला करके हम लोग कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, उसमें ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एक्सप्लेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य आर्थिक विकास की व्याख्या करता है। इंप्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, ये सब किसको दर्शाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। क्वेश्चन नंबर 58 है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज दैट इट हैज़ अ डैश, एक अविकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो इसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें जो बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, उनके बीच में अभाव की स्थिति होती है, यानी कि डेप्रिवेशन, जैसे आप लोग देखते हो मॉल न्यूट्रिशन, भुखमरी, ये सब चीज़ें क्या है कि अभाव है, लोगों के पास भोजन नहीं है, कपड़े नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है scarcity of capital, unemployment and technological backwardness are generally found in डैश इकोनॉमीज, पूंजी की कमी, बेरोजगारी और तकनीकी पिछड़ापन आमतौर में कौन सी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, तो ये अंडर डेवलप्ड यानी कि अविकसित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र नहीं है। हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेवलप्ड होगा। लो डेथ रेट, ये भी डेवलपमेंट का एक निशानी है। हाई पर कैपिटा इनकम, तो ये भी है डेवलपमेंट का। अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन प्राइमरी सेक्टर, अगर बहुत सारे लोग प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो ये क्या है, इकोनॉमी अभी डेवलप्ड नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं इसका मतलब वहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ इज अ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, विकास के निम्नलिखित निर्धारक में से कौन सा एक गैर आर्थिक कारक है, तो ये है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 62 है द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इज लिमिटेड बाई, एडम स्मिथ के अनुसार श्रम का विभाजन डैश के द्वारा सीमित है, तो ये क्वांटिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबल इन मार्केट, बाजार में उपलब्धि, पूंजी की मात्रा, द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, बाजार का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 63 है स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर जनरली फाउंड इन, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, निम्नलिखित में से कौन सा एक अविकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज यानी कि असमानता है बहुत ज़्यादा, लो लेवल ऑफ कैपिटल प्रोडक्टिविटी, पूंजी की उत्पादकता बहुत कम है, और रिलेटिवली क्लोज्ड इकोनॉमी, एक अपेक्षाकृत बंद अर्थव्यवस्था। तो ये सभी लक्षण होते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के। क्वेश्चन नंबर 65 है हाई इन्फ्लेशन लेवल इन इकोनॉमी लीड्स टू डैश इन सप्लाई ऑफ मनी, अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति का स्तर पैसे की आपूर्ति में डैश की ओर करता है, तो ये क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करता है। जैसे बहुत अधिक इन्फ्लेशन रेट कब बढ़ता है, जब लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं, तो वो किसी सामान को खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं, तो यानी कि पैसा बहुत अधिक है तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज है। क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, तो ये तैयार करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 67 है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन टेक द मेजर ऑफ डैश टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विद इन द कंट्री, भारतीय रिजर्व बैंक देश के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किसका उपाय कर सकता है, तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये क्रेडिट को कम करने के लिए चाहे उस पर एक लिमिट लगाने का काम कर सकता है। जनरली क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उससे इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर दी गई है उसको कम किया जाता है, और ये काम कौन करता है, आरबीआई करती है। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, वो जैसे टैक्सेशन हो गया, बजट हो गया, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, और वो बनाता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिवली कंट्रोल्ड द डबल डिजिट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इन 1970s, 1970 के दशक में भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों में से कौन सा एक
अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दहाई अंकों की दर को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया है। तो कंटेन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर एंड बजट डेफिसिट, इसमें क्या था कि उस टाइम पे 1970 के समय पे पैसे लगाए जाते थे, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर किए जाते थे, जिससे फालतू के ऐसे चीज़ों पे खर्चा करना जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा कुछ मुनाफा नहीं हो रहा है, और बजट बहुत घाटे में चल रही थी, तो उनसे बचाया गया था। जो बहुत डबल डिजिट के रेट ऑफ इन्फ्लेशन थे उससे इकोनॉमी को बचाया गया था उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 69 है, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेरीज डैश, पैसे की क्रय शक्ति डैश से भिन्न होती है। तो ये होती है इन्वर्सली विद द प्राइस लेवल, विपरीत मूल्य स्तर के। मूल्य स्तर जितना अधिक होगा उसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जैसे हमारे दादाजी स्टोरी सुनाते थे, 10 रुपये में झोला भर के वो सामान खरीद के आता था, तो उस टाइम पे क्या था, प्राइस लेवल कम था और परचेजिंग पावर हमारा ज़्यादा था। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए 10 रुपये में एक अच्छी चॉकलेट भी आपको नहीं मिलेगी, 100 रुपये में मिलेगी, 150 रुपये में मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि प्राइस लेवल बढ़ गया है और हमारे परचेजिंग पावर मनी की कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाउ डज इन्फ्लेशन हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मुद्रास्फीति आय के पुनर्वितरण में कैसे मदद करती है। तो ये क्या करती है, डिसप्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइसेस। क्वेश्चन नंबर 71 है, द आइटम विद द मैक्सिमम वेट ऑफ होल सेल प्राइस इंडेक्स इज, थोक मूल्य सूचकांक में अधिकतम भार वाली वस्तु क्या है। तो ये है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, यानी कि विनिर्मित उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 72 है, द कंज्यूमर इंडेक्स हेल्प टू मेजर द डिग्री टू विच डैश, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक डैश की डिग्री को मापने में मदद करता है। तो ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन टू डिफरेंट सेट ऑफ इनकम रिसिपेंट ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड, यानी कि विभिन्न अवधियों के दौरान आय प्राप्तकर्ताओं की अलग अलग सेट के बीच में आय का वितरण मापने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। अ रिडक्शन इन इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स भी फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है। एन इंक्रीज इन कॉर्पोरेशन टैक्स, तो ये भी पार्ट होता है टैक्स का ही। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, तो ये बजट का ही पार्ट है। हाई इंटरेस्ट रेट, ये किसका पार्ट होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का, फिजिकल पॉलिसी का नहीं, और यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज टू कंट्रोल, मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य क्या होता है। तो वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 75 है, एमआरटीपी एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन ईयर, एमआरटीपी अधिनियम कब से लागू हुआ था। तो ये मैंने पहले ही बताया है 1970 में। बना कब था, 1969 में। 76 है, द प्रोसीजर ऑफ एनालाइजिंग द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट इज क्लासिफाइड, संगठन के पर्यावरण के खतरों और अवसरों के विश्लेषण की प्रक्रिया को वर्गीकृत किया गया है। तो इसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, यानी कि पर्यावरणीय जांच। इसमें क्या होता है कि जो भी, जैसे कई सारे मेथड्स हैं, सॉर्ट एनालिसिस हो गया, पेस्टल एनालिसिस हो गया, क्वेस्ट एनालिसिस हो गया, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करके कंपनी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज को जानती है, और उसको, उन एनालिसिस को कहते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्कैनिंग द इंटरेस्ट रेट, साइकिल ऑफ रिसेशन एंड इन्फ्लेशन आर क्लासिफाइड, बाहरी पर्यावरणीय स्कैनिंग में बाजार दरों, मंदी के चक्र और मुद्रास्फीति को वर्गीकृत किया गया है। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस, आर्थिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्कैनिंग द टैक्स लेजिस्लेशन, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एंड टैक्स प्रोविजंस आर क्लासिफाइड एज, बाहरी पर्यावरण स्कैनिंग में कर विधान, सामाजिक सुरक्षा विधान और कर प्रावधानों को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसे वर्गीकृत किया जाता है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस में, क्योंकि वो वही सारे टैक्स लेजिस्लेशन वही सब बनाती है। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन है, टैक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है, सब कुछ गवर्नमेंट ही बनाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट आर सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स, सामाजिक जनसांख्यिकीय कारक क्या हैं। तो एजुकेशन लेवल हो गया, एज हो गया, इनकम हो गया, पॉपुलेशन हो गया और एक्सपेक्टेशंस हो गया। ये सब किसका पार्ट है, डेमोग्राफिक का और सोशल का। क्वेश्चन नंबर 80 है, सेबी, एडा, आरबीआई आर बॉडीज़, ये सब कौन सी बॉडीज़ हैं। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, यानी कि नियामक संस्थाएं हैं। सेबी किस पे कंट्रोल लगाती है, स्टॉक एक्सचेंज पे, और एडा इंश्योरेंस पे, आरबीआई जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए रेगुलेशंस, रूल और रेगुलेशंस बनाती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल, निम्नलिखित में से व्यापार चक्र की क्या विशेषता है। ये पीरियोडिक होता है, रिलेटेड विद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। जो ट्रेड साइकिल होता है वो किस इस तरीके से रहता है।
ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो ये पूछा है कि उसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये पीरियोडिक होता है, यानी कि एक समय अंतराल के लिए दिखाया जाता है, फिर ये दूसरा समय अंतराल स्टार्ट होता है, और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। दूसरी बात, फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। देखेंगे एक जगह पे बढ़ रहा है, फिर ये एक जगह पे और तेजी से बढ़ रहा है, फिर डाउन हो रहा है, तो फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो ये सभी इसके विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, द टर्निंग पॉइंट ऑफ ट्रेड साइकिल। व्यापार चक्र के मोड़ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसमें दो मोड़ होते हैं, एक ये वाला मोड़ और एक ये वाला मोड़। तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग शिखर बोलते हैं, पीक बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग गर्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, पीक एंड थ्रो। क्वेश्चन नंबर 83 है, इन बूम पीरियड, तेजी की अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू इंक्रीज, बेरोजगारी बढ़ती है। तेजी में कभी भी बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, हमेशा तेजी में देखिएगा अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। प्राइजेज आर लाइकली टू फॉल, कीमतें नहीं घट रही होंगी, कीमतें भी बढ़ रही होंगी। तो अब कीमतें कब बढ़ेंगी? जब डिमांड बहुत अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग द इकोनॉमी इज सेट टू बी। जब सभी आर्थिक क्रियाएं घट रही होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। डी नहीं होगा, ये ए होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन इस वाले पॉइंट को कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं। और ये मैच्योरिटी का टाइम होता है, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो भी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही हैं, गिरने की अवस्था में, और एकदम अपने निचले बिंदु पे पहुंच जाएंगी, तब उसको गर्त कहेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 है, इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाई। दीर्घ अवधि में महंगाई का कारण क्या होता है? तो इसका मेन रीजन यही होता है कि जब मनी सप्लाई बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ बिजनेस साइकिल थ्योरी द प्राइमरी कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल इज। वास्तविक व्यापार चक्र मॉडल के अनुसार व्यापार चक्र का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो ये कहते हैं कि जब टेक्नोलॉजिकल शॉक्स लगते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आया, इंट्रोड्यूस हुआ, तो कंपनी तुरंत डाउन जाने लगती है, और जैसे ही वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है वो तुरंत अप होने लगती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल शॉक्स लगते हैं वैसे वैसे हमारी बिजनेस साइकिल चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, इन ट्रो अ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन इट हिट्स लोएस्ट। व्यापार चक्र जब गर्त में होता है तब अपने न्यूनतम पर होता है। तो न्यूनतम पर क्या होता है? कुल आर्थिक क्रियाएं। कुल आर्थिक क्रियाएं में क्या क्या आएगा? चाहे वो प्रोडक्शन हो गया, फिर एक्सचेंज हो गया, सप्लाई हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, आर्थिक क्रियाएं जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, वो सब की सब डाउन हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट पास इन 1956, ये मैंने बताया है आपको कि 1938 में आया था, और इसका अधिनियम कब बना था? 1956 में। तो यानी तो ये सही है। और पूछा है क्या नहीं सही है? लेजर फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हस्तक्षेप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती है, तो ये भी सही है। टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी द मेन फीचर ऑफ फिजिकल पॉलिसी, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये किसका उद्देश्य होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का। पैसे को अर्थव्यवस्था में लाना काम किसका होता है? मौद्रिक नीति का, फिजिकल पॉलिसी का नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। और यही पूछा था कि क्या करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी डी क्या ऑप्शन है? एमआरटीपी एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट 2000। तो एमआरटीपी एक्ट को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने प्रतिस्थापित कर दिया था। बाकी सब चीज़ें सही हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी बोला है, बल्कि होना चाहिए था मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। भारत में राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, ये इसका काम होता है। टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और धन की असमानताओं को कम करना, ये भी होता है। टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। तो जैसे ही लिक्विडिटी की बात आती है हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, लिबरेटिंग द इंडस्ट्री ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस इज कॉल्ड। उद्योग, व्यापार और अर्थव्यवस्था को अवांछित प्रतिबंधों से मुक्त करना, ये क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन कहलाता है, उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता है? तो यह गतिशील होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है, और सबसे मुख्य बात कि ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और प्रत्याशित होता है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसीज। आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है मूल्य स्थिरता को लाना। क्वेश्चन नंबर 93 है, इफ आरबीआई रिड्यूसेज CRR व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? जब बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, जो कि आरबीआई कहती है कॉमर्शियल बैंक को कि आपको
कुछ परसेंटेज मेरे पास ला करके जमा कर देना है अपने टोटल डिपॉजिट का। तो अगर कुछ परसेंटेज ये कह रहा है कि उसको कम कर दी परसेंटेज को, अभी वो लोग 500 रुपये ले जा करके जमा करते हैं, आरबीआई कहती है कि 400 रुपये मेरे पास जमा करिए, तो 100 रुपये बचा, तो उससे क्रेडिट क्रिएशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब कम पैसा उनके पास ले जा करके जमा करना है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वो अधिक से अधिक लोगों को लोन देना प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस डज नॉट इंक्लूड, एक व्यापार के सामाजिक दायित्वों में सम्मिलित क्या नहीं होता है? तो ऑब्लिगेशन टू पे अ डिविडेंड, ये जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए होता है, बाकी ये जो बाकी 3 चीज़ें हैं वो समाज के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेप्ड बाई बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल, निम्नलिखित में से किसे लोगों के विश्वास और रीति रिवाजों द्वारा आकार दिया जाता है? तो ये होता है सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण। थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है इस वीडियो में, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 96 है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट, आर्थिक वातावरण में क्या क्या सम्मिलित होता है? इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये सभी होते हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, किसी और वीडियो में उसको कर लेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन समझाने लायक है मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जो लग रहा है कि नहीं समझ में आप लोग को आ रहा होगा उसको मैं जल्दी से निकल जा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज मेगा इन्वायरमेंट, कौन सा बृहद पर्यावरण का रूप नहीं है? टेक्नोलॉजिकल, ये बृहद होता है। लीगल और डेमोग्राफिक, ये सब क्या होता है? हमारी सोसाइटी में उपलब्ध होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, तो वो मेगा इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में क्या क्या सम्मिलित है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ह्यूमन रिसोर्सेज और इंटेंजिबल गुड्स, ये सब इंक्लूड नहीं है बल्कि टेंजिबल गुड्स हैं। अब धीरे धीरे करके इन सबको भी इंक्लूड किया जा रहा है। क्वेश्चन 99 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सड इकोनॉमी मिक्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, जो सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है उन दोनों का एक साथ में अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 100 है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस डज नॉट इंक्लूड, एक व्यापार के सामाजिक दायित्वों में क्या सम्मिलित नहीं होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जनरेटिंग इन एम्प्लॉयमेंट, ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, लाभांश के भुगतान का दायित्व। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, और किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि वो भी अवेलेबल हो जाए। इसके बाद हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा देन हम लोग आगे के चैप्टर्स पे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।